बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक। अब हमारे कैफ 2 के कोर्स के अंदर, पूरे कोर्स के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे मेजर और कॉम्प्लेक्स एरिया है दैट इज इनकम फ्रॉम बिजनेस, उनका रिवीजन, उनका हम कोई कवरेज स्टार्ट करते हैं। आज टारगेट ये रखेंगे कि जितना हमारे पास रिमेनिंग टाइम है हम इनकम फ्रॉम बिजनेस को कॉन्सेप्चुअली कवर कर लें और कल के दिन में फिर हम फुल फ्लैश इनकम फ्रॉम बिजनेस के इंशाल्लाह मल्टीपल प्रैक्टिस क्वेश्चंस, पार्ट्स पेपर के क्वेश्चंस वगैरह कवर करेंगे। सबसे पहले इनकम फ्रॉम बिजनेस के हेड की अगर हम अमाउंट चार्जेबल की बात करें, सबसे पहले अगर हम इनकम फ्रॉम बिजनेस के हेड में अमाउंट चार्जेबल की बात करें तो इनकम फ्रॉम बिजनेस के हेड में एक तो कॉन्सेप्ट ये है कि बिजनेस इनकम चार्जेबल टैक्स होगी। यानी आप कोई भी बिजनेस करो, चाहे वो ट्रेडिंग बिजनेस हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो, चाहे वो सर्विस इंडस्ट्री हो, जो भी आपकी बिजनेस से अराइज होने वाली इनकम है वो आपकी इनकम फ्रॉम बिजनेस के हेड में टैक्स हो रही होगी। कुछ चीजें लॉ मेकर ने क्लैरिफिकेशन पर्पस के लिए कह लें या स्पेसिफिकली मेंशन करने के लिए बाय नेम बता दी है कि आपने इन इनकम्स को इनकम फ्रॉम बिजनेस में टैक्स करवाना है। जैसे कि सबसे पहले तो इन्होंने कहा कि भाई बिजनेस से आने वाली जो भी इनकम है, बिजनेस से आने वाला जो भी प्रॉफिट ऑन गेन है, ये आपका इनकम फ्रॉम बिजनेस के हेड में टैक्स होगा। अगर आप कोई ट्रेड प्रोफेशनल या सिमिलर एसोसिएशन हो, फॉर एग्जांपल आईकैप हो गया, आईसीएमपी हो गया, चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो गया, लॉयर्स एसोसिएशन हो गई, डॉक्टर्स एसोसिएशन हो गई, तो ये जितनी भी ट्रेड और प्रोफेशनल एसोसिएशन होती हैं ये अपने मेंबर्स को डिफरेंट तरह के गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इनकी भी जो इनकम है वो इनकम फ्रॉम बिजनेस कंसिडर की जाती है। इसी तरीके से अगर आप टेंजिबल मूवेबल प्रॉपर्टी यानी कि कोई मोटर व्हीकल, कोई प्लांट एंड मशीनरी, कोई भी टेंजिबल मूवेबल प्रॉपर्टी को रेंट आउट करते हो, हायर या लीज पे देते हो, तो इससे आने वाली इनकम इनकम फ्रॉम बिजनेस में टैक्सेबल हो रही होगी। यहां पर मैं आपको एक समराइज करके अगर बताऊं तो रेंटल इनकम, लीजिंग की इनकम या तो टेंजिबल प्रॉपर्टी से आएगी या इंटेंजिबल प्रॉपर्टी से आएगी। अगर रेंटल की इनकम टेंजिबल प्रॉपर्टी से आ रही है तो वो मूवेबल हो सकती है, वो इमूवेबल हो सकती है। अब अगर मूवेबल टेंजिबल एसेट से कोई रेंटल इनकम आ रही है, आपका रेंट कार का बिजनेस है, आप जनरेटर रेंट पे देते हो, आप सोलर पैनल रेंट पे देते हो, आप प्लांट एंड मशीनरी रेंट पे देते हो, तो जो भी टेंजिबल मूवेबल एसेट की रेंटल इनकम है वो आपकी लाजिम है कि इनकम फ्रॉम बिजनेस में ही टैक्स होगी। अगर टेंजिबल इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो फिर यहां पर दो बातें हो सकती है। यानी कि यहां पर बात हो रही है लैंड और बिल्डिंग की। अब अगर तो हम लैंड और बिल्डिंग की ओनर है और उससे हम रेंटल इनकम जनरेट कर रहे हैं तो ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है। लेकिन अगर हम लैंड और बिल्डिंग के ओनर नहीं है, हमने उसे सब रेंट किया है, यानी कि रेंट पे लेकर आगे सब रेंट किया, तो अब ये हमारी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। इसी तरीके से इंटेंजिबल प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। कोई लाइसेंस हो सकता है, कोई कॉपीराइट हो सकता है, कोई रॉयल्टी हो सकती है, कोई इस तरह की चीज हो सकती है। इससे आने वाली इनकम आपकी इनकम फ्रॉम बिजनेस या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इन दोनों में से किसी एक जगह टैक्स हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और वो अपना कोई कॉपीराइट दे रही है, कोई ट्रेडिंग कंपनी है वो कोई अपना लाइसेंस वगैरह सेल कर रही है, कोई रेस्टोरेंट है, तो इसकी जो रॉयल्टी इनकम है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। लेकिन अगर मैं बात करूं माइक्रोसॉफ्ट की, अब माइक्रोसॉफ्ट का तो काम ही लोगों को इंटेंजिबल एसेट्स, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर सेल करना है, तो माइक्रोसॉफ्ट के लिए वो इनकम फ्रॉम बिजनेस कंसिडर किया जाएगा। देन अगर बिजनेस रिलेशनशिप के नतीजे में आप कोई भी बेनिफिट या पर्क एंजॉय करो, आपको कोई भी बेनिफिट या पर्क दिया जाए, ये आपकी इनकम फ्रॉम बिजनेस में चार्जेबल टैक्स होगा। अगर आपकी कोई मैनेजमेंट कंपनी है तो जो आपकी मैनेजमेंट फी है इसे भी इनकम फ्रॉम बिजनेस में टैक्स करवाएंगे। अगर आप कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, अगर आप कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, चाहे वो कोई बैंक हो, इन्वेस्टमेंट बैंक हो, इंस्टीट्यूशन हो, मुदारबा हो या लीजिंग कंपनी हो, वो कोई एसेट लीज आउट करे तो जो भी रेंटल इनकम आएगी वो इनकम फ्रॉम बिजनेस में टैक्सेबल होगी। अगर कोई बैंकिंग कंपनी या कोई नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी किसी म्यूचुअल फंड से या किसी प्राइवेट इक्विटी वेंचर कैपिटल फंड से कोई प्रॉफिट ऑन डेट की इनकम कमाए एज अ डिविडेंड, तो इनके लिए ये इनकम इनकम फ्रॉम बिजनेस होगी। अब आपको इनकी बहुत ज्यादा डिटेल कॉम्प्लिकेशंस में उलझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फॉर द टाइम बीइंग कैफ लेवल के ऊपर आपकी कंपनी टैक्सेशन तो आएगी नहीं, आपसे इंडिविजुअल और यूपी की टैक्सेशन पूछी जाएगी। तो इनके पीछे क्या बहुत सारी बारीकियां है जो कि हमने क्लासरूम में तो कवर की है, लेकिन एग्जाम पर्सपेक्टिव से वो कोई इतनी चीजें नहीं है, इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है। इसी तरह अगर इंटरेस्ट इनकम कमाना, प्रॉफिट ऑन डेट कमाना आपका बिजनेस है, यानी आपका काम ही सूद कमाना है, तो फिर आपके लिए सूद की इनकम भी इनकम फ्रॉम बिजनेस में टैक्स हो रही होगी। अब कुछ हम जनरल जनरल बातें करते हैं और फिर सेक्शन 21 पर आएंगे। देखिए जनरल डिस्कशन में पहले तो हमने ज्योग्राफिकल सोर्स के हवाले से अगर बात करें तो हर हेड ऑफ इनकम में इंक्लूडिंग इनकम फ्रॉम बिजनेस, अगर एक पर्सन रेजिडेंट है तो इसकी पाकिस्तान सोर्स इनकम एज वेल एज फॉरेन सोर्स इनकम दोनों चार्जेबल टैक्स होगी।
और अगर एक पर्सन नॉन रेजिडेंट है तो इसकी सिर्फ पाकिस्तान सोर्स इनकम टैक्स हो रही होगी। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी बात करूं तो इस टैक्स ईयर के अंदर मेरा स्टेटस नॉन रेजिडेंट का है, इस टैक्स ईयर के अंदर मेरा स्टेटस नॉन रेजिडेंट का है, तो तकरीबन 183 डेज से ज्यादा हो गया कि मैं पाकिस्तान से बाहर हूं। लेकिन नॉन रेजिडेंट होने के बावजूद मैं पाकिस्तान में अगर कोई इनकम कमा रहा हूं, पाकिस्तान में अगर कोई पाकिस्तान से इनकम कमा रहा हूं, ये मेरे लिए चार्जेबल टू टैक्स होगी। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इनकम फ्रॉम बिजनेस के हेड में अगर हम चार्जेबिलिटी की बात करें, टैक्सेबिलिटी की बात करें कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी टैक्स, इनकम फ्रॉम बिजनेस टैक्स कैसे होगा, तो कंपनी के लिए लाजिम है कि इनकम फ्रॉम बिजनेस एक्रूअल बेसिस पे ही टैक्स होगा। कंपनी के लिए लाजिम है कि इनकम फ्रॉम बिजनेस एक्रूअल बेसिस पे ही टैक्स होगा। इंडिविजुअल और एओपी के केस में ऑप्शन है, इंडिविजुअल और एओपी के केस में ऑप्शन है कि इंडिविजुअल और एओपी चाहे तो इनकम फ्रॉम बिजनेस को कैश बेसिस पे भी टैक्स करवा सकता है, एक्रूअल बेसिस पे भी टैक्स करवा सकता है। मैं रिपीट कर रहा हूं, कंपनी के लिए लाजिम है कि कंपनी एक्रूअल बेसिस ही फॉलो करेगी। इंडिविजुअल और एओपी के पास ऑप्शन है आइदर टू फॉलो कैश बेसिस, आइदर टू फॉलो एक्रूअल बेसिस। अगेन ये बात भी जनरल है, चाहे इनकम फ्रॉम बिजनेस का हेड हो, चाहे कोई और हेड ऑफ इनकम हो, किसी भी हेड में हमें वही एक्सपेंसेस अलाउ होंगे जो कि उस हेड की इनकम को कमाने के लिए किए गए। तो इनकम फ्रॉम बिजनेस में भी वही एक्सपेंडिचर्स की अलाउबिलिटी की बात करेंगे जो बिजनेस इनकम से ताल्लुक रखते हैं, जो बिजनेस इनकम को कमाने के लिए इनकर किए गए हैं। अच्छा, जब हम अकाउंटिंग करते हैं ना, जब हम अकाउंटिंग करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, प्रॉफिट और लॉस बनाते हैं, तो अकाउंटिंग के अंदर हमारे बहुत सारे नोशनल एक्सपेंसेस और नोशनल इनकम्स आ रही होती है। नोशनल एक्सपेंसेस या नोशनल इनकम का मतलब है कि जो कि रियल इनकम नहीं है, जो कि रियल इनकम नहीं है, बस अकाउंटिंग इनकम है। तो जो नोशनल इनकम या नोशनल एक्सपेंसेस होता है ना, वो टैक्स लॉ में अकाउंट फॉर नहीं किए जाते, उनको टैक्स लॉ में कंसिडर नहीं किया जाता। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास फेयर वैल्यू का गेन आ रहा है, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के ऊपर या प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के ऊपर फेयर वैल्यू गेन आ रहा है, तो ये नोशनल गेन है, इसको हम टैक्स नहीं करवाएंगे। इसी तरह अगर आपने कोई प्रोविजन एक्सपेंस रिकॉर्ड किया है या प्रोविजन को रिवर्स करके कोई इनकम रिकॉर्ड की है, तो प्रोविजन एक्सपेंस या प्रोविजन के रिवर्सल की इनकम, ये सारे नोशनल इनकम और एक्सपेंसेस है, इससे भी टैक्स लॉ में अकाउंट फॉर नहीं किया जाता है। फिर कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि लॉ में डायरेक्टली तो नहीं गिवन, लेकिन हमने डिफरेंट सेक्शन से मिला जुला कर एक जगह कैप्चर की है, क्योंकि पास पेपर में इस तरह का एक सवाल पूछा गया है कि यार कौन सी ऐसी रिसिट्स हैं जो कि इनकम फ्रॉम बिजनेस में टैक्स हो सकती हैं, कौन सी ऐसी रिसिट्स हैं जो कि अमाउंट चार्जेबल में तो नहीं आ रही लेकिन इनकम फ्रॉम बिजनेस में टैक्स हो सकती है। तो ये वाला पॉइंट इसका याद जरूर कर लीजिएगा, ये अमाउंट चार्जेबल वगैरह याद करने की जरूरत नहीं है, बिजनेस की डेफिनेशन जरूर याद कर लेना, और ये जो पॉइंट आ रहा है ना, ये याद कर लेना कि ये वो रिसिट्स हैं जो कि इनकम फ्रॉम बिजनेस में टैक्सेबल होती है। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई एक्सपेंस की डिडक्शन क्लेम की और इस डिडक्शन के अगेंस्ट सब्सिक्वेंटली आपको कोई रिकवरी हो गई, आपने कोई एक्सपेंस क्लेम किया और फिर उस एक्सपेंस के अगेंस्ट आपको कोई रिकवरी हो गई, तो ये इनकम फ्रॉम बिजनेस में टैक्स होगा। अगर डेप्रिशिएबल एसेट या इंटेंजिबल एसेट की डिस्पोजल पे गेन और लॉस आएगा तो वो इनकम फ्रॉम बिजनेस में टैक्स होगा। बेड डेट में हम पढ़ेंगे कि अगर आपने बेड डेट राइट ऑफ कर दिया और उसकी डिडक्शन क्लेम कर ली और सब्सिक्वेंटली वो बेड डेट रिकवर हो जाता है, तो फिर वो बेड डेट की रिकवरी इनकम फ्रॉम बिजनेस में टैक्स होगा। अगर कोई एक्सपेंस एक्रूअल बेसिस पे क्लेम कर लिया, अगले 3 साल तक पे नहीं किया, तो चौथे साल वो एक्सपेंस रिवर्स हो जाएगा, आपकी इनकम फ्रॉम बिजनेस का पार्ट बन जाएगा। अगर आपको अपनी बिजनेस लायबिलिटी के अगेंस्ट, ट्रेडिंग लायबिलिटी के अगेंस्ट कोई बेनिफिट यानी कि कोई सेटलमेंट डिस्काउंट या इस तरह की कोई चीज मिलती है, इसे इनकम फ्रॉम बिजनेस में टैक्स करवाएंगे। अगर बिजनेस बंद करने के बाद आपको बिजनेस से कोई रिकवरी होती है, तो इसे भी इनकम फ्रॉम बिजनेस में टैक्स करवा रहे होंगे। तो ये कुछ रिसिट्स हैं जो आप थियोरेटिकली याद कर लीजिएगा कि ये अमाउंट चार्जेबल के सेक्शन में नहीं दी हुई, लेकिन इसके बावजूद ये अमाउंट्स इनकम फ्रॉम बिजनेस में टैक्स हो रही होती हैं। देन अब डिडक्शंस पर आए तो इनकम फ्रॉम बिजनेस में डिडक्शंस का सफर बहुत तवील है। एक सेक्शन है हमारे पास जनरल सेक्शन, जो कि इनकम फ्रॉम बिजनेस के हेड में एक्सपेंसेस की अलाउबिलिटी की बात करता है। फिर हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 21, जिसमें वो एक्सपेंसेस आ रहे हैं जिनकी डिडक्शंस अलाउ नहीं होगी। फिर हमारे पास कुछ स्पेसिफिक एक्सपेंसेस है जिनकी हमने अलग अलग सेशन कवर किए, डेप्रिसिएशन, इनिशियल अलाउंस, अमोर्टाइजेशन, प्री कमिटमेंट, साइंटिफिक एंड ये सारी बातें। तो सबसे पहले हम जनरल सेक्शन की बात करते हैं। जनरल सेक्शन में जनरल बात लिखी है, जनरल सेक्शन में जनरल बात लिखी है। पॉइंट नंबर 1 में लिखा है कि अगर कोई एक्सपेंस इनकम फ्रॉम बिजनेस के लिए इनकर किया जाए और उसका बिजनेस के साथ एक डायरेक्ट नेक्सस, डायरेक्ट रिलेशनशिप हो, यानी कि वो एक्सपेंस बिजनेस इनकम को कमाने के लिए किया गया है, इस एक्सपेंस को हम एज अ डिडक्शन अलाउ कर रहे होंगे। फिर वो कोई भी एक्सपेंस हो, अगर वो बिजनेस इनकम कमाने के लिए इनकर किया गया है, इसे एज अ डिडक्शन क्लेम किया जाएगा।
एक स्पेसिफिक डिडक्शन है एनिमल के अगेंस्ट कि भाई फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोगों के बिजनेस में जानवर इस्तेमाल हो रहे होते हैं, एनिमल इस्तेमाल हो रहे होते हैं। अब एनिमल को डेप्रिशिएट तो नहीं किया जा सकता, वो डेप्रिशिएबल एसेट तो नहीं है। तो यहां पर यह बात की गई कि अगर आपके बिजनेस में एनिमल्स इस्तेमाल होते हैं अदर देन इन्वेंट्री, यानी आपके बिजनेस में जानवर इस्तेमाल हो रहे हैं लेकिन वो जानवर आपकी इन्वेंट्री नहीं है। फॉर एग्जांपल आप हॉर्स राइडिंग का बिजनेस करते हैं, आप लोगों को घोड़ा मतलब घोड़े सवारी करवाते हैं, कैमल राइडिंग का बिजनेस करता है, या आपका कोई डेयरी फार्म है जहां से आपने भैंस पाली हुई है, वहां से आप डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह बेचते हैं। तो अगर आपके बिजनेस में कोई एनिमल इस्तेमाल हो रहा है जो कि इन्वेंट्री के तौर पे इस्तेमाल नहीं हो रहा, बिजनेस के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो इस केस में एनिमल को डेप्रिशिएट नहीं किया जाएगा। इस केस में एनिमल को डेप्रिशिएट नहीं किया जाएगा, बल्कि जब वो एनिमल मर जाए या जब वो एनिमल आपके बिजनेस के लिए यूजलेस हो जाए। भाई फॉर एग्जांपल आप घोड़े सवारी का बिजनेस करते हो, आपका कोई घोड़ा मर गया, या आप डेयरी फार्म का बिजनेस करते हो और आपकी कोई गाय ने दूध देना बंद कर दिया, बूढ़ी हो गई है, वो दूध नहीं दे सकती, तो जानवर के मरने पे या जानवर के बिजनेस के लिए यूजलेस हो जाने पे जो भी आपको स्क्रैप वैल्यू मिलेगी, आप स्क्रैप वैल्यू से उस जानवर की कॉस्ट माइनस करोगे, आपको एक्सपेंस की एक डिडक्शन अलाउ हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं हॉर्स राइडिंग के बिजनेस में एक हॉर्स खरीदता हूं 5 लाख का, मैंने 2-3 साल उस हॉर्स से हॉर्स राइडिंग सर्विसेज प्रोवाइड की, एक वक्त आया कि वो घोड़ा बीमार हो गया, बूढ़ा हो गया या मर गया, तो जाहिर है उसकी भी लाश को बेच के कुछ तो मिलेगा। तो अब जो डिफरेंशियल होगा ये मैं एज ए एक्सपेंस क्लेम कर रहा हूंगा। देन इनकम फ्रॉम बिजनेस के और पूरे इनकम टैक्स एरिया के सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पर आते हैं, दैट इज सेक्शन 21, डिडक्शंस नॉट अलाउड। ये सेक्शन हम कवर तो इनकम फ्रॉम बिजनेस के साथ करते हैं, लेकिन इस सेक्शन की यूनिवर्सल एप्लीकेशन है फॉर ऑल हेड ऑफ इनकम। यहां पर मैं जितने एक्सपेंसेस आपको पढ़ाऊंगा ये सारे एक्सपेंसेस ना आपको इनकम फ्रॉम बिजनेस में अलाउ होंगे, ना कैपिटल गेन में, ना इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में, ना इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। तो यहां जो बातें लिखी हैं वो सारे हेड्स के लिए रेलेवेंट होगी। पॉइंट नंबर 1, अगर आपने कोई टैक्स पे किया, चाहे पाकिस्तान में पे किया, पाकिस्तान से बाहर पे किया, अगर किसी बिजनेस के प्रॉफिट एंड गेन के ऊपर, अगर किसी बिजनेस के प्रॉफिट एंड गेन की परसेंटेज के ऊपर अगर आपने कोई टैक्स पे किया है पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर, इसको एज अ एक्सपेंस क्लेम नहीं किया जा सकता, लेकिन कौन से टैक्स की बात हो रही है? वो टैक्स जो आपने बिजनेस के प्रॉफिट एंड गेन पे दिया हो। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी टैक्स, वाटर टैक्स, फायर टैक्स, कमर्शियल टैक्स, ये सारे टैक्सेस दिए, इसको आप एक्सपेंस के तौर पे क्लेम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने अपनी इनकम के ऊपर, बिजनेस इनकम के ऊपर कोई टैक्स पे किया है पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर, तो इसको हम एज अ एक्सपेंस क्लेम नहीं कर सकते। लेकिन अगर फॉरेन कंट्री में आपने बिजनेस के ऊपर फॉरेन इनकम टैक्स दिया है, फॉरेन कंट्री में आपने बिजनेस इनकम के ऊपर फॉरेन इनकम टैक्स दिया है, तो आप इसको एज अ एक्सपेंस क्लेम नहीं करोगे, लेकिन इसका फॉरेन टैक्स क्रेडिट बिल्कुल क्लेम कर सकते हो। इसको एज अ फॉरेन टैक्स क्रेडिट बिल्कुल क्लेम किया जा सकता है। देन अगर इनकम टैक्स के प्रोविजंस के तहत आपकी कोई विदहोल्डिंग हुई है, इनकम टैक्स के प्रोविजंस के तहत आपकी कोई विदहोल्डिंग हुई है, आपका कोई टैक्स डिडक्ट हुआ है, अगेन जो आपका टैक्स डिडक्ट हुआ ये आपकी टैक्स लायबिलिटी से माइनस होगा, हम इसे एज अ एक्सपेंस क्लेम नहीं करेंगे। भाई फॉर एग्जांपल मैं 100 रुपए की सेल करता हूं और कस्टमर 5 रुपए का टैक्स डिडक्ट करके मुझे 95 देता है, 5 रुपए एफबीआर को जमा करवा देता है, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरी सेल 95 है, मैं कहूंगा मेरी सेल 100 ही है। वो जो 5 रुपए का टैक्स एफबीआर को जमा हुआ वो मेरा विदहोल्डिंग टैक्स है, वो मेरा एडवांस टैक्स है, उसे मैं अपनी टैक्स लायबिलिटी से माइनस कर रहा हूंगा। देन थर्ड पॉइंट में यह बात हो रही है कि अगर आप बिजनेस के लिए कोई एक्सपेंडिचर करते हो, तो हो सकता है कि टैक्स लॉ के हिसाब से आप विदहोल्डिंग एजेंट हो और उस एक्सपेंस की पेमेंट पे आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप टैक्स को कलेक्ट या डिडक्ट करके एफबीआर को जमा करवाओ। अच्छा देखो, विदहोल्डिंग के जो सेक्शंस है ना, ये फॉर द टाइम बीइंग आपके करिकुलम का पार्ट नहीं है। इंशाल्लाह आप लोग जब सीए फाइनल लेवल पे आ जाएंगे तो आपको विदहोल्डिंग के सेक्शंस पढ़ाए जाएंगे, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग विदहोल्डिंग के सेक्शंस आपके कोर्स का पार्ट नहीं है। हमें सिर्फ यहां पे ये समझना है कि अगर हम किसी एक्सपेंस की पेमेंट कर रहे हैं, चाहे वो सैलरी हो, लीगल एक्सपेंसेस हो, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हो, और एज अ विदहोल्डिंग एजेंट उस एक्सपेंस की पेमेंट पे हमें विदहोल्डिंग करने की रिक्वायरमेंट हो, तो अब लॉ मेकर कहता है कि अगर तो आप विदहोल्डिंग टैक्स कलेक्ट और डिडक्ट करके एफबीआर को जमा करवा दोगे, अगर आप एक्सपेंस की पेमेंट से विदहोल्डिंग टैक्स कलेक्ट या डिडक्ट करके एफबीआर को जमा करवा दोगे, आपका एक्सपेंस अलाउ होगा।
लेकिन अगर आपने वो टैक्स कलेक्ट या डिडक्ट करके एफबीआर को जमा ना करवाया तो दो बातें हो सकती है। हो सकता है कि एफबीआर का कमिश्नर जबरदस्ती वो टैक्स रिकवर कर ले, हो सकता है कि वो टैक्स एफबीआर को जमा ही ना हो। तो अगर आपने खुद से टैक्स जमा ना करवाया और एफबीआर के कमिश्नर ने वो टैक्स रिकवर कर लिया तो फिर भी आपका एक्सपेंस अलाउ हो जाएगा। लेकिन अगर किसी एक्सपेंस की पेमेंट पे टैक्स विदहोल्ड करना था और आपने वो विदहोल्डिंग ना की और कमिश्नर ने भी आपसे टैक्स रिकवर ना किया, तो इसका नुकसान ये होगा, कि अब आपको वो एक्सपेंस अलाउ नहीं हो रहा होगा, अब वो आपको एक्सपेंस अलाउ नहीं हो रहा होगा। तो एग्जामिनर हमें दे देता है कि भाई फला पेमेंट पे हमने विदहोल्डिंग टैक्स डिडक्ट नहीं किया, तो अगर फला पेमेंट पे हमने विदहोल्डिंग टैक्स डिडक्ट नहीं किया तो मैं उसको एज ए एक्सपेंस क्लेम नहीं कर सकूंगा। यहां पर एक चीज समझनी है कि अगर इन्वेंट्री की परचेज पे, अगर आपने इन्वेंट्री की परचेज पे विदहोल्डिंग नहीं की, अगर आपने परचेजेस किए, इन्वेंट्री परचेज किए और उस पर आपने विदहोल्डिंग नहीं की, तो आपकी सारी परचेजेस डिसअलाउ नहीं होगी, आपकी 20% ऑफ द परचेजेस डिसअलाउ हो जाएगी, आपकी सिर्फ 20% ऑफ द परचेजेस डिसअलाउ होगी। अगर मैं 100 रुपए की परचेजेस पे विदहोल्डिंग नहीं करता तो पूरे 100 रुपए का परचेज डिसअलाउ नहीं होगा, सिर्फ 20% ऑफ द परचेजेस यानी कि 100 का 20% डिसअलाउ हो जाएगा। इसी के साथ साथ कनेक्टेड बात यह है कि अगर मैं कोई डेप्रिशिएबल एसेट खरीद रहा हूं और डेप्रिशिएबल एसेट की परचेज पे मैंने विदहोल्डिंग नहीं की, तो अब मैं उस डेप्रिशिएबल एसेट के अगेंस्ट भी डेप्रिसिएशन डिडक्शन क्लेम नहीं कर पाऊंगा। ये बात इस दफा लॉ में ऐड हुई है, पहले लॉ में नहीं थी, तो ये एग्जामिनर लाजमी टेस्ट करेगा, इसको समझ लो अच्छे से। अगर आपने कोई डेप्रिशिएबल एसेट खरीदा, प्लांट एंड मशीनरी, मोटर व्हीकल, कुछ भी, और आपने उस पर विदहोल्डिंग टैक्स एफबीआर को जमा ना करवाया, तो अब आप इस डेप्रिशिएबल एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकोगे। देन एक पॉइंट है हमारे पास, ये इसको मैं डायग्राम से एक्सप्लेन करता हूं। फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन सेल्स टैक्स लॉ के थर्ड शेड्यूल आइटम्स किसी एजेंट के थ्रू मार्केट में सेल करता है। एक पर्सन सेल्स टैक्स लॉ के थर्ड शेड्यूल आइटम, अब सेल्स टैक्स लॉ के थर्ड शेड्यूल आइटम क्या होते हैं ये आपको सेल्स टैक्स में पता चलेगा या पता होगा। अगर एक पर्सन सेल्स टैक्स लॉ के थर्ड शेड्यूल आइटम मार्केट में किसी एजेंट के थ्रू सेल करता है और इस एजेंट के अंदर बुराई यह है कि वो एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में नहीं आ रहा, उस एजेंट ने अपना रिटर्न फाइल नहीं किया हुआ, तो आपको इसका नुकसान ये होगा कि आप इस एजेंट को जो भी कमीशन पे करोगे, सिर्फ सेल्स वैल्यू का 0.2% कमीशन अलाउ होगा, ओवर एंड अबव कमीशन डिसअलाउ हो जाएगा। मैंने एग्जांपल कैसे बनाई है कि डॉलिंस पाकिस्तान ने एक एजेंट के थ्रू रेफ्रिजरेटर सेल किए और एजेंट के साथ एग्री किया है कि इसे सेल्स का 5% कमीशन दिया जाएगा। अब इस एजेंट ने पूरे साल में 70 मिलियन के 7 करोड़ रुपए के रेफ्रिजरेटर सेल किए, तो 5% के हिसाब से इसका कमीशन बना 3.5 मिलियन। लेकिन इस एजेंट में बुराई ये थी कि ये एजेंट एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में नहीं आ रहा था। तो अब हम क्या करेंगे सर, हम इस 3.5 मिलियन में से दो हिस्से कैलकुलेट करेंगे। 70 मिलियन का 0.2% हमें कमीशन एक्सपेंस अलाउ हो जाएगा, एक्चुअल कमीशन में से जो अलाउड पोर्शन है वो माइनस करेंगे तो इतना कमीशन एक्सपेंस डिसअलाउ हो जाएगा। जी आशिर, क्लियर? मैं रीड नहीं कर रहा क्योंकि यहां पर यही बात लिखी है कि अगर आप कोई थर्ड शेड्यूल आइटम सेल करते हो किसी ऐसे एजेंट के थ्रू जो कि एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में नहीं आ रहा, तो 0.2% ऑफ द सेल से ज्यादा जितना भी कमीशन होगा, 0.2% ऑफ द सेल से ज्यादा जितना भी कमीशन होगा वो कमीशन डिसअलाउ हो जाएगा। देन अगर हम कोई इंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर करते हैं जो कि इनकम टैक्स के रूल 10 की कंप्लायंस नहीं करता, वो इंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर अलाउ नहीं होगा। रूल 10 में क्या लिखा है सर? रूल 10 में लिखा है कि अगर आपने पाकिस्तान से बाहर बिजनेस ट्रांजिशन की इंटरटेनमेंट पे खर्चा किया, अगर आपने पाकिस्तान में फॉरेन कस्टमर्स और सप्लायर्स की इंटरटेनमेंट पे खर्चा किया, अगर आपने लोकल कस्टमर्स और क्लाइंट्स पे बिजनेस प्रीमिसेस के अंदर इंटरटेनमेंट पे खर्चा किया, अगर आपने शेयर होल्डर की मीटिंग्स, डायरेक्टर की मीटिंग्स, एम्प्लॉइज की मीटिंग्स में इंटरटेनमेंट पे खर्चा किया और ब्रांच की ओपनिंग सेरेमनीज वगैरह पे खर्चा किया, तो ये इंटरटेनमेंट तो अलाउ हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा अगर आपने कोई इंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर किया तो वो अलाउ नहीं हो रहा होगा।
बिलाल मैं 3 दिन से ये गा रहा हूं कि इनकम फ्रॉम बिजनेस रिवाइज करने के बाद हम कंप्यूटेशनल सवाल ही करेंगे, तो फिर ये सवाल पूछ रहे हैं आप। देन 3 पॉइंट्स हैं हमारे पास कंट्रीब्यूशन टू रिटायरमेंट बेनिफिट फंड्स के हवाले से, कंट्रीब्यूशन टू रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान के हवाले से। अगेन इनको भी हम डायग्राम के थ्रू कवर करेंगे। देखिए सैलरी में हमने ये पढ़ा था कि अगर एक एम्प्लॉय को प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी फंड, पेंशन फंड से पैसा मिलता है तो उसकी सैलरी में टैक्सेशन किस तरह से होगी। रिकॉग्नाइज्ड होगा तो टैक्सेशन कैसे होगी, अनरिकॉग्नाइज्ड होगा तो टैक्सेशन कैसे होगी। यहां पर हम ये पढ़ रहे हैं कि इंप्लॉयर जो अमाउंट कंट्रीब्यूट करेगा रिटायरमेंट प्लान के अंदर, इंप्लॉयर जो अमाउंट कंट्रीब्यूट करेगा रिटायरमेंट प्लान के अंदर, इंप्लॉयर को उसकी डिडक्शन अलाउ होगी या नहीं होगी। अब यहां पर पॉसिबिलिटीज क्या है। हो सकता है कि इंप्लॉयर ने जो रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान बनाया हो, चाहे वो प्रोविडेंट फंड हो, पेंशन फंड हो, ग्रेचुटी फंड हो या सुपर एनुएशन फंड हो सकता है कि वो अनअप्रूव्ड हो, अनरिकॉग्नाइज्ड हो सकता है कि वो अप्रूव्ड या रिकॉग्नाइज्ड हो। अगर एम्प्लॉयर ने एक ऐसा रिटायरमेंट फंड बनाया जो कि अनअप्रूव्ड है, अनरिकॉग्नाइज्ड है, तो इस फंड में जो कंट्रीब्यूशन किया जाएगा वो अलाउ नहीं होगा। इस फंड में जो कंट्रीब्यूशन किया जाएगा वो अलाउ नहीं होगा। लेकिन अगर एक ऐसा फंड है जो कि रिकॉग्नाइज्ड है, जो कि अप्रूव्ड है, तो इस केस में हमें यह देखना होगा कि उस फंड से जब इंप्लॉय को पेमेंट होती है तो क्या इंप्लॉय की विदहोल्डिंग होती है। इंप्लॉय को जब उस फंड से पेमेंट होती है तो इंप्लॉय का टैक्स डिडक्ट किया जाता है। अगर तो फंड रिकॉग्नाइज्ड है, अगर तो फंड अप्रूव्ड है, लेकिन फंड से पेमेंट करते वक्त इंप्लॉय का विदहोल्डिंग टैक्स डिडक्ट नहीं होता, स्टिल इंप्लॉयर जो अमाउंट कंट्रीब्यूट करेगा वो एज अ डिडक्शन अलाउ नहीं होता। सर किसी ने सवाल पूछा सुपर एन्युएशन फंड क्या होता है। सर सुपर एन्युएशन फंड भी एक रिटायरमेंट फंड ही है। जिस तरह से प्रोविडेंट फंड है, ग्रेचुटी फंड है, सुपर पेंशन फंड है, इसी तरह से एक चीज होती है सुपर एन्युएशन फंड। तो प्रैक्टिकली इतना कॉमन नहीं है। प्रैक्टिकली आपको कंपनीज में प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी और पेंशन ही देखने को मिलेगा, लेकिन लॉ में सुपर एन्युएशन फंड की भी बात की गई है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। प्रोविडेंट फंड में जिस तरह इंप्लॉयर पैसे जमा करता है, ग्रेचुटी फंड में जिस तरह इंप्लॉयर पैसे जमा करता है, इसी तरह से सुपर एन्युएशन फंड में भी इंप्लॉयर पैसे जमा कर रहा होता है। अच्छा जी, तो अगर रिटायरमेंट बेनिफिट फंड रिकॉग्नाइज्ड है, अप्रूव्ड है, लेकिन वहां से इंप्लॉय को पे करते वक्त डिडक्शन नहीं हो रही, स्टिल इंप्लॉयर कंट्रीब्यूशन अलाउ नहीं होगा। लेकिन अगर रिटायरमेंट फंड रिकॉग्नाइज्ड है, अप्रूव्ड है और वहां से पेमेंट करते वक्त इंप्लॉय का टैक्स प्रॉपर्ली विदहोल्ड हो रहा है, तो अब लॉ मेकर ये कहता है कि अगर आपने रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड बनाया है तो जितना भी अमाउंट कंट्रीब्यूट करोगे इसका 100% डिडक्शन अलाउ हो जाएगा। जितना भी अमाउंट कंट्रीब्यूट किया जाएगा इसकी 100% डिडक्शन अलाउ हो जाएगी। लेकिन अगर कोई पेंशन, सुपर एन्युएशन या ग्रेचुटी फंड है तो इस केस में जितना भी अमाउंट कंट्रीब्यूट किया जाएगा उसमें से सिर्फ 50% अलाउ होगा, 50% डिस अलाउ हो जाएगा। देखो अनअप्रूव्ड या अनरिकॉग्नाइज के केस में तो 100% डिडक्शन अलाउ नहीं होगी। अगर अप्रूव्ड भी है लेकिन इंप्लॉय का टैक्स विदहोल्ड नहीं हो रहा तो भी डिडक्शन अलाउ नहीं होगी। लेकिन अगर अप्रूव्ड है और इंप्लॉय का प्रॉपर टैक्स भी विदहोल्ड हो रहा है तो प्रोविडेंट फंड के केस में 100% कंट्रीब्यूशन की डिडक्शन अलाउ होगी। पेंशन, सुपर एन्युएशन और ग्रेचुटी फंड के केस में 50% कंट्रीब्यूशन अलाउ होगा, 50% अलाउ नहीं होगा। देन अगर आपने किसी भी कानून के तहत, अगर आपने किसी भी लॉ, रूल्स या रेगुलेशन की वायलेशन के नतीजे में कोई पेनल्टी या सरचार्ज या कोई डिफॉल्ट या कोई फाइन वगैरह पे किया, इससे हम एज अ एक्सपेंस क्लेम नहीं कर सकते। अगर मैं कोई रास्ते में सिग्नल तोड़ देता हूं मुझे चालान पे करना पड़ता है। अगर मैं कोई लॉ की नॉन कंप्लायंस करता हूं मुझे पेनल्टी देनी पड़ती है। इन चीजों को मैं एज अ एक्सपेंस क्लेम नहीं कर सकता। लेकिन आपका एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या कहेगा कि आपने बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट की वायलेशन कर दी, आपने बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच कर दिया, आपने लोन इंस्टॉलमेंट पे रिपेमेंट में डिले कर दिया। तो अगर बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट या लोन रिपेमेंट में अगर आप कोई डैमेजेस या पेनल्टी वगैरह पे करते हो, ये बिल्कुल अलाउड होंगे, ये डिसअलाउ नहीं होंगे। सिर्फ कानून की वायलेशन में जो पेनल्टी या फाइन पे करोगे ये अलाउ नहीं होगा। अगर बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट की वायलेशन में कोई पेनल्टी वगैरह पे करते हो ये बिल्कुल अलाउ माना जाएगा। इसी तरीके से अगर आपने कोई पर्सनल एक्सपेंडिचर किया ये इनकम फ्रॉम बिजनेस में अलाउ नहीं होगा। इसी तरीके से हम अपनी अकाउंटिंग में क्या करते हैं कि अपने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा जनरल रिजर्व में ले जाते हैं, कुछ हिस्सा अदर रिजर्व में ले जाते हैं। तो जो अमाउंट आप रिजर्व फंड्स वगैरह में लेके जाते हो ये अलाउ नहीं होंगे। पॉइंट नंबर 12 बहुत ही इंपॉर्टेंट, अगर एक एओपी, अगर एक पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर को प्रॉफिट ऑन डेट, ब्रोकरेज, कमीशन या सैलरी पे करे, अगर एक एओपी, अगर एक पार्टनरशिप फर्म
अपने पार्टनर को प्रॉफिट ऑन डेट, ब्रोकरेज, कमीशन या सैलरी पे करे, तो वो पार्टनरशिप फर्म, वो एओपी इन चीजों को एज अ एक्सपेंस क्लेम नहीं कर सकती, इन चीजों को एज अ एक्सपेंस क्लेम नहीं कर सकती, क्योंकि लॉ मेकर कहता है कि अगर एक एओपी अपने पार्टनर को प्रॉफिट ऑन डेट, ब्रोकरेज और कमीशन और सैलरी पे कर रही है ना, तो ये पार्टनर को शेयर ऑफ प्रॉफिट दिया गया है, ये पार्टनर के लिए शेयर ऑफ प्रॉफिट है, ये बिजनेस के लिए, ये एओपी के लिए एक्सपेंस ही नहीं है, हम इसको एक्सपेंस के तौर पे अलाउ नहीं करेंगे। लेकिन यहां पर आपने ये बात भी याद रखनी है कि अगर एक एओपी अपने पार्टनर को रेंट पे करे, देखिए यहां पर रेंट नहीं आ रहा था, यहां पे क्या आ रहा है, प्रॉफिट ऑन डेट, ब्रोकरेज, कमीशन और सैलरी, तो अगर एक एओपी अपने पार्टनर को रेंट पे करती है तो रेंट को हम एज अ एक्सपेंस लेंगे और पार्टनर के लिए वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी होगी। एओपी के लिए रेंट एक्सपेंस होगा, पार्टनर के लिए इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी होगी। लेकिन अगर एक एओपी ने अपने पार्टनर को प्रॉफिट ऑन डेट, ब्रोकरेज, कमीशन, सैलरी दिया, तो एओपी के लिए ये एक्सपेंस नहीं है, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट है, और पार्टनर के लिए भी ये शेयर ऑफ प्रॉफिट कंसिडर किया जाएगा। देन पॉइंट नंबर 13, पॉइंट नंबर 14 बहुत ही इंपॉर्टेंट, लेकिन इन दोनों पॉइंट्स को, इसमें बहुत सारी बातें हैं और इसको हम एक अच्छी सी डायग्राम के थ्रू कवर करेंगे। अगर कंपनी दे तो कंपनी के केस में अलाउ हो जाएगा फातिमा, यहां एओपी की बात हो रही है। अच्छा जी, इन दो पॉइंट्स में क्या बात हो रही है सर? इन दो पॉइंट्स के अंदर एक्सपेंसेस को बैंकिंग चैनल के थ्रू पे करने की बात हो रही है, इन दो पॉइंट्स के अंदर एक्सपेंसेस को बैंकिंग चैनल के थ्रू पे करने की बात हो रही है, और यहां पर हम बहुत सारी बातें कवर करेंगे। लॉ मेकर ये कहता है कि अगर आप बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस की पेमेंट कर रहे हो, अगर आप बिजनेस के लिए एक्सपेंडिचर्स की पेमेंट कर रहे हो, तो वो पेमेंट्स आपने प्रॉपर बैंकिंग चैनल के थ्रू करनी है, या तो ऑनलाइन ट्रांसफर कर दें, या क्रॉस चेक के थ्रू कर दें, या डिजिटल मीन के थ्रू कर दें। बेयरर चेक या कैश में एक्सपेंसेस की पेमेंट मत कीजिएगा, लेकिन ऑब्वियसली यहां पर डिफरेंट तरह की लिमिट्स वगैरह हैं जिनको मैं वन बाय वन कवर करूंगा। सबसे पहले बात होगी सैलरी की। अगर एक बिजनेस अपने इंप्लॉयज को सैलरी पे करता है और सैलरी पर मंथ पर इंप्लॉय 32,000 से कम है, एक इंप्लॉय की एक महीने की सैलरी 32,000 से कम है, तो अगर 32,000 पर मंथ पर इंप्लॉय से सैलरी का अमाउंट कम है, इस सैलरी को आप कैश में पे करें या बैंक के थ्रू पे करें, कोई मसला नहीं होगा, ये सैलरी एक्सपेंस अलाउ रहेगा। अगर सैलरी पर मंथ पर इंप्लॉय 32,000 से कम है, इस सैलरी को मैं कैश में पे करूं या बैंक के थ्रू पे करूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये एक्सपेंस अलाउ होगा। लेकिन अगर सैलरी पर मंथ पर इंप्लॉय 32,000 32,000 से ज्यादा है, तो लाजिम है कि वो सैलरी बैंकिंग चैनल के थ्रू ही पे की जाए, क्योंकि अगर आपने सैलरी को बैंकिंग चैनल के थ्रू पे ना किया, अब अमाउंट वो एक्सपेंस के तौर पे क्लेम नहीं हो सकता। तो सैलरी के लिए लिमिट क्या याद रखेंगे? 32,000। अगर सैलरी पर मंथ पर इंप्लॉय 32,000 से कम है, कैश में पे करो, बैंक के थ्रू पे करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्सपेंस अलाउ होगा। अगर सैलरी पर मंथ पर इंप्लॉय 32,000 से ज्यादा है, लाजिम है कि उसे बैंकिंग चैनल के थ्रू पे किया जाए, अदरवाइज वो सैलरी एक्सपेंस क्लेम नहीं होगा। फिर हमारे पास बाय नेम कुछ एक्सपेंसेस हैं, यूटिलिटी बिल, फ्रेट चार्जेस, ट्रैवल पोस्टेज, ट्रैवल एंड फेयर्स, पोस्टेजेस, पेमेंट ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज। इन एक्सपेंसेस को लॉ मेकर कहता है कैश में पे करो या बैंक के थ्रू पे करो, ये अलाउ रहेंगे। इन एक्सपेंसेस को कैश में पे करो, बैंक के थ्रू पे करो, ये अलाउ रहेंगे। फिर अगर आपने कोई एसेट खरीदा, दो बातें होंगी। अगर एसेट कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है, यानी कि कोई लैंड या बिल्डिंग है, और उसकी फेयर मार्केट वैल्यू 5 मिलियन से कम है, या आपने कोई और एसेट खरीदा, कोई बाइक खरीदी, कोई लैपटॉप खरीदा, कोई कंप्यूटर खरीदा, कोई फर्नीचर खरीदा, और उसकी फेयर मार्केट वैल्यू 1 मिलियन से कम है। अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदी जिसकी फेयर मार्केट वैल्यू 5 मिलियन से कम हो, या कोई और एसेट खरीदा जिसकी फेयर मार्केट वैल्यू 1 मिलियन से कम हो, अगेन कैश में पे करें या बैंक के थ्रू पे करें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप उस पर डेप्रिसिएशन वगैरह क्लेम कर जाएंगे। लेकिन अगर आपने कोई ऐसी प्रॉपर्टी खरीदी जिसकी फेयर मार्केट वैल्यू 5 मिलियन से ज्यादा है, या आपने कोई ऐसा एसेट खरीदा जिसकी फेयर मार्केट वैल्यू 1 मिलियन से ज्यादा है, तो लाजिम है कि उसकी पेमेंट बैंकिंग चैनल के थ्रू की जाए, अदरवाइज जितना अमाउंट आपने कैश में पे किया वो एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं कंसिडर किया जाएगा, वो एसेट की कॉस्ट का पार्ट कंसिडर नहीं किया जाएगा, यानी कि उस अमाउंट के ऊपर आप डेप्रिसिएशन वगैरह क्लेम नहीं कर सकोगे। भाई फॉर एग्जांपल मैंने कार खरीदी 4 मिलियन की, अब 4 मिलियन का मतलब है कि ये इसकी वैल्यू 1 मिलियन से ज्यादा है, तो रिक्वायरमेंट क्या है कि मैंने 4 मिलियन बैंकिंग चैनल के थ्रू देना है। मैंने क्या करा, 4 मिलियन में से 2.8 मिलियन बैंकिंग चैनल के थ्रू दे दिया, 1.2 मिलियन कैश में दे दिया। तो अब होगा क्या कि सर ये तो मेरी कॉस्ट बन जाएगी, लेकिन ये मैं कॉस्ट कंसिडर नहीं कर रहा हूँगा,
2.8 मिलियन मेरी कॉस्ट होगी, 1.2 को मैं कॉस्ट का पार्ट नहीं बना सकता। 2.8 पे मैं डेप्रिसिएशन वगैरह क्लेम करूंगा, 1.2 पे मैं डेप्रिसिएशन वगैरह क्लेम नहीं कर सकूंगा। देन लास्ट अदर एक्सपेंडिचर, यानी वो एक्सपेंडिचर्स जो कि सैलरी नहीं है, वो एक्सपेंडिचर्स जो कि इनमें स्पेसिफाइड नहीं है, वो एक्सपेंडिचर जो आपने एसेट नहीं खरीदा। सर यहां क्या आ सकता है? सर यहां पर सब कुछ आ सकता है। यहां पर रिपेयर एंड मेंटेनेंस, लीगल कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस, 10 तरह की और एक्सपेंसेस आ सकते हैं। अब बाकी सारे एक्सपेंसेस के केस में लॉ मेकर ये कहता है कि आप सबसे पहले ये देखो कि उस एक्सपेंस के अकाउंट हेड का टोटल कितना है, उस एक्सपेंस के अकाउंट हेड का टोटल कितना है, यानी कि रिपेयर एंड मेंटेनेंस का टोटल कितना है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस का टोटल कितना है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस का टोटल कितना है। अगर एक्सपेंसेस के अकाउंट हेड का टोटल 2.5 लाख रुपए से कम है, अगर एक्सपेंसेस के अकाउंट हेड का टोटल 2.5 लाख रुपए से कम है, आप इन एक्सपेंसेस को कैश में पे करें, बैंक के थ्रू पे करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये एक्सपेंस अलाउ हो जाएगा। लेकिन अगर एक्सपेंसेस के अकाउंट हेड का टोटल 2.5 लाख से ज्यादा है, यानी कि आपने देखा कि रिपेयर एंड मेंटेनेंस का टोटल 4 लाख है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस का टोटल 9 लाख है, यानी कि अकाउंट हेड के एक्सपेंसेस का टोटल 2.5 लाख से ज्यादा है, फिर आपने हर इनवॉइस को देखना है, फिर आपने इंडिविजुअल इनवॉइस, इंडिविजुअल एक्सपेंडिचर्स को देखना है। जो एक्सपेंडिचर, जो इनवॉइस 25,000 से कम है, कैश में पे करें, बैंक के थ्रू पे करें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक्सपेंस अलाउ रहेगा। लेकिन अगर इंडिविजुअल एक्सपेंडिचर 25,000 से ज्यादा का है, इंडिविजुअल इनवॉइस 25,000 से ज्यादा का है, तो लाजिम है कि इसकी पेमेंट बैंकिंग चैनल के थ्रू की जाए, अदरवाइज एक्सपेंस अलाउ नहीं होगा। अदर एक्सपेंडिचर के केस में पहले हम देखेंगे कि अकाउंट हेड का टोटल कितना है। अगर अकाउंट हेड का टोटल कम है 2.5 लाख से, सारा एक्सपेंस अलाउ हो जाएगा, भले कैश में क्यों ना पे करें। लेकिन अगर अकाउंट हेड का टोटल 2.5 लाख से ज्यादा है, फिर हम इंडिविजुअल एक्सपेंस, इंडिविजुअल इनवॉइस देखेंगे। अगर इंडिविजुअल एक्सपेंस, इंडिविजुअल इनवॉइस 25,000 से कम है, कैश में पे करे, बैंक के थ्रू पे करे, अलाउ हो जाएगा। लेकिन अगर इंडिविजुअल एक्सपेंडिचर 25,000 से ज्यादा है, फिर लाजिम है कि बैंकिंग चैनल के थ्रू पे किया जाए, अदरवाइज एक्सपेंस के तौर पे अलाउ नहीं होगा। देन कुछ और एक्सपेंडिचर्स हैं। अगर कोई कैपिटल नेचर का एक्सपेंस किया जाता है, ये अलाउ नहीं होगा। लेकिन यस, जो हम डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन के सेक्शन पढ़ेंगे, उन सेक्शंस के रूल्स के हिसाब से डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन बिल्कुल क्लेम होगी। ये दो पॉइंट्स हैं जो कि इस दफा कानून में ऐड हुए हैं, तो इन दोनों पॉइंट्स को भी अच्छे से देखिएगा। पॉइंट नंबर 16 में कहता है 50% ऑफ द एक्सपेंडिचर क्लेम्ड in respect of sale where the taxpayer received payment exceeding 200,000 otherwise through a banking channel or digital mean against a single invoice। अब ये क्या कह रहा है? कह रहा है आपने कोई सेल की और उस सेल की जो इनवॉइस वैल्यू है ना, वो 2 लाख से ज्यादा है। आप कोई भी सेल करते हो कस्टमर को, किसी एक कस्टमर को, और उसकी इनवॉइस की वैल्यू 2 लाख से ज्यादा है, तो अब आपके लिए लाजिम है कि आपने उसकी पेमेंट बैंक के थ्रू लेनी है। आपके लिए लाजिम है कि आपने उसकी पेमेंट बैंक के थ्रू लेनी है। अगर सिंगल इनवॉइस के अगेंस्ट आपने पेमेंट बैंकिंग चैनल के थ्रू ना ली, तो उस इनवॉइस के पीछे या उस इनकम के बैक पे जितने भी एक्सपेंडिचर्स होंगे, उसका 50% डिसअलाउ हो जाएगा, उसका 50% डिसअलाउ हो जाएगा। भाई फॉर एग्जांपल, आईक्यू में एक बच्चा आता है और हम उसको सीए का पूरा पैकेज भेज देते हैं। लेट्स से मेरे ख्याल कितने का है, 2,40,000 रुपए का है। हमने उसको 2,40,000 रुपए का सीए का पूरा पैकेज भेज दिया और उसने 2,40,000 रुपए कैश में दे दिए। तो अब हमने इसको पैकेज भेजा था, यानी कि सिंगल इनवॉइस थी 2 लाख से ज्यादा की, तो हमें चाहिए था कि हम वो 2,40,000 बैंक के थ्रू लेते, मैंने कैश में ले लिए। अब लेट्स से कि 2,40,000 की सेल्स के पीछे मेरे एक्सपेंसेस है 2 लाख के, तो 2 लाख के एक्सपेंसेस का 50% अलाउ होगा, यानी कि लाख रुपए, और 50% डिसअलाउ हो जाएगा, यानी कि लाख रुपए का एक्सपेंस मुझे अलाउ नहीं होगा। इसी तरीके से अगर एक फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अपनी मार्केटिंग पे, अपनी प्रमोशन पे, अपनी एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा करती है और वो खर्चा उसके रेवेन्यू के 10% से ज्यादा है, उसके टर्नओवर के 10% से ज्यादा है, तो जो भी एक्सेस खर्चा होगा वो डिसअलाउ हो जाएगा। कौन? अगर एक फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर अपनी मार्केटिंग, प्रमोशन और एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा करे और वो मार्केटिंग का खर्चा टर्नओवर के 10% से ज्यादा हो, रेवेन्यू के 10% से ज्यादा हो, तो एक्सेस खर्चा डिसअलाउ होगा। 10% तो अभी भी अलाउ होगा। यानी कि आसान अल्फाजों में कह सकता हूं कि फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर को
जो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अलाउ होगा वो अलाउ होगा लोअर ऑफ एक्चुअल एक्सपेंस और 10% ऑफ टर्नओवर विच एवर इज लोअर। देन अगर आपने कोई यूटिलिटी बिल पे किया किसी प्रिस्क्राइब कंडीशन की वायलेशन में, लेकिन फॉर द टाइम बीन ऐसी कोई प्रिस्क्राइब कंडीशन है नहीं, तो ये क्लॉज एक तरह से इनएक्टिव है, इसकी अभी एप्लीकेशन स्टार्ट नहीं हुई। इसी तरीके से एक ऐसा सेल्स टैक्स पर्सन, देखिए सेल्स टैक्स के कानून में हमने पढ़ा है कि हमने पढ़ा है नहीं, आगे जाके पढ़ेंगे फाइनल लेवल पे, कि सेल्स टैक्स लॉ में जो रजिस्टर्ड पर्सन होते हैं ना, उनको अपने बिजनेस प्रेमिसेस पे एक इलेक्ट्रॉनिक रजिस्टर इंस्टॉल करना पड़ता है, जहां से सिस्टम जनरेटेड इनवॉइस इशू होती है। तो अगर एक पर्सन जिसके ऊपर ये रिक्वायरमेंट है कि वो इलेक्ट्रॉनिक रजिस्टर इंस्टॉल करे और वो ऐसा नहीं करता, तो इसके एक्सपेंसेस का 8% डिसअलाउ हो जाएगा। एनी एक्सपेंडिचर क्लेम बाय द पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू इंटीग्रेट बट फेल्स टू इंटीग्रेट his business with the FBR through fiscal electronic device. Disallowance of expenditure under this clause shall not exceed 8% of the reduction. तो अगर कोई सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड पर्सन है जिसके ऊपर रिक्वायरमेंट है कि उसने इलेक्ट्रॉनिक रजिस्टर इंस्टॉल करना है और वो ना करे, तो उसके एक्सपेंसेस में से 8% एक्सपेंसेस डिसअलाउ हो जाएंगे। ये पॉइंट भी इसी दफा कानून में ऐड हुआ है, इसको भी समझिएगा। 10% of the purchases made from a person not having national tax number, 10% of the purchases made from a person not having national tax number, ये जो क्लॉजेस इस दफा कानून में ऐड हुए ना, एग्जामिनर इसकी एडजस्टमेंट लाजमी पूछने वाला तुमसे। कह रहा है अगर तुमने परचेजेस की एक ऐसे बंदे से जो कि एनटीएन होल्डर नहीं है, तो उस परचेजेस का भी 10% डिसअलाउ हो जाएगा, लेकिन आगे कहता है in case of purchase of agriculture produce, this disallowance shall only apply to the purchases from the middleman. अगर आप एग्रीकल्चर प्रोड्यूस यानी कि फूड्स एंड वेजिटेबल्स बाय कर रहे हो, तो अगर आप डायरेक्टली फार्मर से बाय कर रहे हो और इसका एनटीएन नहीं है, कोई मसला नहीं है, आपका एक्सपेंस डिसअलाउ नहीं होगा। लेकिन अगर आप किसी मिडलमैन से बाय कर रहे हो, जनरली जैसे आप सब्जी मंडी जाके बाय करते हो, तो आप फार्मर से तो बाय नहीं करते ना, आप तो वो जो क्या कहेंगे मिडलमैन होता है, डिस्ट्रीब्यूटर होता है, उससे बाय करते हो। तो अब आपको लाजिम है कि आप उसका एनटीएन होना चाहिए, अदरवाइज आपको 10% परचेजेस डिसअलाउ हो जाएगी। अगर डायरेक्टली फार्मर से खरीद रहे हो फल और सब्जी तो मसला नहीं है, लेकिन फार्मर के अलावा किसी और से खरीदोगे, मिडलमैन से खरीदोगे, तो फिर मिडलमैन का एनटीएन होना चाहिए, अदरवाइज आपकी परचेजेस का 10% डिसअलाउ हो जाएगा। और एक बात जो कि सेक्शन 21 में तो नहीं लिखी, सेक्शन 174 में लिखी है कि हम बिजनेस के जितने भी एक्सपेंसेस करते हैं ना, हमें उनके एविडेंसेस मेंटेन करने होते हैं, हमें उनके एविडेंसेस रखने होते हैं। तो अगर आपने कोई ऐसा एक्सपेंस किया जिसकी एविडेंस ही नहीं है आपके पास, जिसकी इनवॉइस ही नहीं है, जिसका पेमेंट एविडेंस ही नहीं है, तो आप उस एक्सपेंस को भी क्लेम नहीं कर सकोगे। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, याद करने के लिए मैं नहीं कह रहा कि आपको सेक्शन 21 याद करना है, लेकिन सेक्शन 21 के क्लॉजेस आपकी फिंगर टिप्स में होने चाहिए, कॉन्सेप्चुअली आपको अच्छे से समझ आने चाहिए। आगे बढ़ता है। इसके बाद इनकम फ्रॉम बिजनेस में हमारे पास कुछ स्पेशल डिडक्शंस हैं, डेप्रिसिएशन, इनिशियल अलाउंस, एसेट डेप्रिसिएशन, इंटेंजिबल, प्री कमिटमेंट, साइंटिफिक रिसर्च, एम्प्लॉय ट्रेनिंग एंड फैसिलिटीज, प्रॉफिट ऑन डेट और बैड डेट। इसमें सबसे पहले मैं कवर करवाता हूं इनिशियल अलाउंस को, फिर हम डेप्रिसिएशन देखेंगे। सेक्शन तो छोटा सा है लेकिन कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। इनिशियल अलाउंस के सेक्शन में कहा गया कि अगर कोई डेप्रिशिएबल एसेट जो कि एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट की डेफिनेशन मीट करे, अगर कोई डेप्रिशिएबल एसेट एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट की डेफिनेशन मीट करे और वो एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट अब पाकिस्तान में पहली बार इस्तेमाल कर रहे हो और वो एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट आप अपने बिजनेस के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, तो इस केस में आपको एक इनिशियल अलाउंस की डिडक्शन अलाउ होगी और इनिशियल अलाउंस की डिडक्शन अलाउ होती है 25% पे। अगर कोई एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट बिजनेस के लिए इस्तेमाल किया जाए तो पहले साल हमें 25% का इनिशियल अलाउंस अलाउ होगा, 10% डिसअलाउ होगा। 20% क्यों, 10% था ना। अगर फार्मर से परचेस कर रहे हो और फार्मर के पास एनटीएन नहीं है तो फिर डिसअलाउ नहीं होगा।
फार्मर के अलावा किसी मिडिल मैन से परचेस कर रहे हो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस और उसके पास एनटीएन नहीं है तो 10% डिसअलाउ हो जाएगा। जी सर, तो अगर कोई एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट बिजनेस के लिए इस्तेमाल किया जाए तो इस केस में पहले साल 25% की इनिशियल अलाउंस की डिडक्शन अलाउ होगी। अब एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट क्या है? सारे के सारे डेप्रिशिएबल एसेट एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट है सिवाय इन 5 के। नंबर 1, रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल नॉट प्लाइंग फॉर हायर, रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल नॉट प्लाइंग फॉर हायर एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट नहीं है। फर्नीचर एंड फिक्सचर्स एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट नहीं है। वो प्लांट एंड मशीनरी जो पहले पाकिस्तान में इस्तेमाल हो चुकी है वो एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट नहीं है। और इमोल प्रॉपर्टी यानी कि बिल्डिंग भी एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट नहीं है। तो अगर मैं समझाऊं कि क्या एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट है, क्या चीज एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट है? सर, अगर कोई लोकली मैन्युफैक्चर्ड प्लांट एंड मशीनरी न्यू है तो ये एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट है। अगर कोई इंपोर्टेड प्लांट एंड मशीनरी है, फातिमा, वो विदहोल्डिंग के केस में 20% है कि अगर आपने विदहोल्डिंग नहीं की तो 20% डिसअलाउ होगा। यहां पर विदहोल्डिंग की बात नहीं हो रही, यहां पर बात हो रही है कि उसका एनटीएन होना चाहिए। अगर उसका एनटीएन है, उसका एनटीएन नहीं है और विदहोल्डिंग नहीं की तो फिर 20% डिसअलाउ होगा। देखिए, अगर कोई ऐसी प्लांट एंड मशीनरी है जो पाकिस्तान में बनी है और वो न्यू है तो वो एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट है। न्यू का मतलब न्यू टेक्नोलॉजी नहीं, न्यू का मतलब है वो ब्रांड न्यू मशीन होनी चाहिए, यानी कि पाकिस्तान में पहली बार इस्तेमाल होनी चाहिए। अगर कोई इंपोर्टेड प्लांट एंड मशीनरी है तो फिर चाहे वो न्यू हो चाहे वो यूज्ड हो, अगर वो पाकिस्तान में पहली बार इस्तेमाल हो रही है तो ये भी एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट है। अगर लोकली मैन्युफैक्चर्ड है तो वो पाकिस्तान में पहली बार इस्तेमाल हो, अगर इंपोर्टेड है तो वो भी पाकिस्तान में पहली बार इस्तेमाल हो, फिर चाहे वो नई हो या सेकेंड हैंड हो। अगर कोई व्हीकल प्लाइंग फॉर हायर है, व्हीकल प्लाइंग फॉर हायर का मतलब है वो व्हीकल जो कमर्शियल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होता है। ऑफिस इक्विपमेंट, कंप्यूटर एंड लैपटॉप्स, ये चीजें एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट है। इस पे हम 25% से इनिशियल अलाउंस क्लेम करेंगे। अच्छा, एक चीज आती है टेक्निकल एंड प्रोफेशनल बुक्स। टेक्निकल एंड प्रोफेशनल बुक्स बाय डेफिनेशन एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट है, क्योंकि एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट की एक्सक्लूजन में टेक्निकल एंड प्रोफेशनल बुक्स को एक्सक्लूड नहीं किया गया। तो टेक्निकल एंड प्रोफेशनल बुक्स एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट है, लेकिन इस पे आप इनिशियल अलाउंस क्लेम नहीं करोगे, क्योंकि हमारे पास जो टैक्स का इनिशियल अलाउंस का जो रेट है ना वो कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी के लिए दिया हुआ है। तो टेक्निकल प्रोफेशनल बुक्स को प्लांट एंड मशीनरी कहना तो अब जी बेतुकी बात होगी। तो टेक्निकल एंड प्रोफेशनल बुक्स डेप्रिशिएबल एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट है, लेकिन इस पे इनिशियल अलाउंस नहीं होगा। अगर ये चीजें हैं तो इन सब पे हम इनिशियल अलाउंस क्लेम करेंगे। अच्छा, एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट अगर आप पार्शियली बिजनेस के लिए इस्तेमाल कर रहे हो और पार्शियली किसी और पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट अगर आप पार्शियली बिजनेस के लिए इस्तेमाल कर रहे हो और पार्शियली किसी और पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रहे हो तो इनिशियल अलाउंस आप पूरा ही क्लेम करोगे। डेप्रिसिएशन में तो हम क्या करते थे कि डेप्रिसिएशन को प्रोपोर्शनेट कर देते थे ना, इनिशियल अलाउंस में ऐसा नहीं होगा। अगर एक एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट पार्शियली बिजनेस के लिए और पार्शियली किसी और काम के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है तो भी जो इनिशियल अलाउंस बनता है, जो भी इनिशियल अलाउंस बनता है वो पूरा क्लेम किया जाएगा, उसको प्रोपोर्शनेट नहीं करेंगे। अब आते हैं हम डेप्रिसिएशन के सेक्शन के ऊपर। थियोरेटिकली कवर करेंगे तो इसमें लंबी हो जाएगी, हम डायग्राम्स के थ्रू कवर करते हैं। देखें, अगर एक पर्सन एक डेप्रिशिएबल एसेट अपने बिजनेस के लिए इस्तेमाल करे, अगर एक पर्सन एक डेप्रिशिएबल एसेट अपने बिजनेस के लिए इस्तेमाल करे, यानी कि वो एसेट डेप्रिशिएबल एसेट है, वो बिजनेस के लिए इस्तेमाल हो रहा है और साल के आखिर तक उसकी ओनरशिप भी है, तो अब इस डेप्रिशिएबल एसेट के अगेंस्ट डेप्रिसिएशन रिडक्शन अलाउ होगी। टैक्स लॉ में डेप्रिसिएशन की पॉलिसी क्या है? टैक्स लॉ में डेप्रिसिएशन का मेथड क्या है? सर, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के तहत डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाता है। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के तहत डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाता है और डेप्रिसिएशन के रेट टैक्स लॉ के 3rd शेड्यूल में दिए हुए हैं। अगेन आपको रेट याद करने की जरूरत नहीं है, वो आपको एग्जाम के अंदर गिवन होंगे, ये डेप्रिसिएशन के रेट्स हैं। तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के तहत डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होता है और टैक्स लॉ में नंबर ऑफ डेज की कोई पॉलिसी नहीं है। डेप्रिसिएशन के लिए नंबर ऑफ डेज की कोई पॉलिसी नहीं है। फुल ईयर डेप्रिसिएशन अलाउ होगा इन द ईयर ऑफ परचेज और कोई डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं होगा इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल। फुल ईयर डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ परचेज एंड नो डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल। अगर
जी बिल्कुल, जितने भी नोट, जितने भी हैंडआउट, जितनी भी प्रेजेंटेशन हैं, सब कुछ कैफ 2 की ड्राइव पे पड़ा हुआ है। फुल ईयर डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ परचेज अलाउ होगा एंड नो डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल अलाउ होगा। तो अगर एक डेप्रिशिएबल एसेट बिजनेस के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ओनरशिप मेंटेन्ड है साल के आखिर तक, इसके अगेंस्ट हम डेप्रिसिएशन डिडक्शन क्लेम करेंगे, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के तहत डेप्रिसिएशन क्लेम करेंगे, और फुल ईयर डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ परचेज एंड नो डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल। अच्छा, एक चीज समझना कि अगर तो एक एसेट है तो पहले साल डेप्रिसिएशन लोगे, हर साल डब्ल्यूडीवी पे डेप्रिसिएशन लोगे। लेकिन अगर एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट है तो जो डेप्रिसिएशन लिया जाएगा वो कॉस्ट माइनस इनिशियल अलाउंस पे लिया जाएगा। यानी पहले साल आप कॉस्ट में इनिशियल अलाउंस माइनस करोगे, फिर डेप्रिसिएशन आएगी, और बट सब्सिक्वेंट ईयर्स में भी कॉस्ट माइनस इनिशियल अलाउंस माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डब्ल्यूडीवी आ जाएगी। अब यहां पर छोटी छोटी बारीकियां, छोटी छोटी चीजें जो कि हमें इस सेक्शन के अंदर कवर करनी है। जैसे कि पॉइंट नंबर 4 में लिखा है कि अगर एक डेप्रिशिएबल एसेट बिजनेस के लिए इस्तेमाल किया गया लेकिन उस बिजनेस से आने वाली इनकम कुछ सालों के लिए एग्जाम्प्ट थी, फॉर एग्जाम्पल मेरी 5 साल तक बिजनेस इनकम एग्जाम्प्ट है और मैं उस सालों में एक डेप्रिशिएबल एसेट इस्तेमाल करता हूं, तो जब 5 साल खत्म होंगे ना, तो उसकी डब्ल्यूडीवी ऐसे कैलकुलेट की जाएगी एज इफ कि वो 5 सालों का डेप्रिसिएशन अलाउ हो चुका है और रिड्यूस डब्ल्यूडीवी पे डेप्रिसिएशन आगे से कैलकुलेट होगा। मैंने ईयर 1 में एक एसेट खरीदा, 5 साल तक मेरी इनकम एग्जाम्प्ट थी, छठे साल में मेरी इनकम टैक्सेबल होगी, तो इस एसेट के ऊपर 5 सालों का इनिशियल अलाउंस और डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो डब्ल्यूडीवी आएगी, छठे साल में उस ओपनिंग डब्ल्यूडीवी पे डेप्रिसिएशन क्लेम हो रहा होगा। ये रेट्स ऑफ डेप्रिसिएशन है, इसमें से मेजर आपको मतलब वैसे तो आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन बिल्डिंग के लिए 10%, एक रैम्प बनाया जाए माजूर लोगों के लिए जिसकी कॉस्ट 2.5 लाख से कम हो, इसके लिए 100%, अगर कंप्यूटर और आईटी रिलेटेड प्रोडक्ट है तो इसके लिए 30%, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, व्हीकल्स, टेक्निकल एंड प्रोफेशनल बुक्स वगैरह के लिए 15%। तो ये सवालों में आप अप्लाई होता हुआ देखेंगे भी। देन पार्शियल बिजनेस यूज ऑफ द एसेट। सर टेक्निकल एंड प्रोफेशनल बुक्स क्या होता है? किसी ने पूछा कि टेक्निकल एंड प्रोफेशनल बुक्स क्या होता है। भाई फॉर एग्जांपल मैं एक टैक्स फॉर्म रन कर रहा हूं, तो मैंने बहुत सारी टैक्स की किताबें लेकर रखी हुई है ना, वो मेरे प्रोफेशन के लिए इस्तेमाल होती है। तो इसी तरह अगर कोई कंसल्टेंसी फर्म है, कोई आईटी एडवाइजर है, कोई इंजीनियर है, कोई भी इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट वगैरह है, तो वो अपने प्रोफेशन के लिए बहुत सारी किताबें खरीदता है ना, उनको हम टेक्निकल एंड प्रोफेशनल बुक्स कहते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है हमारे पास पार्शियल बिजनेस यूज ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट, यानी कि एक डेप्रिशिएबल एसेट पार्शियली बिजनेस के लिए इस्तेमाल हो रहा है, पार्शियली किसी और काम के लिए इस्तेमाल हो रहा है। अब इस केस में आप डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन वैसे ही करोगे जैसे आप करते हो, यानी कॉस्ट से इनिशियल अलाउंस डेप्रिसिएशन माइनस करोगे और हर साल डब्ल्यूडीवी मेथड पे डेप्रिसिएशन माइनस करते जाओगे। लेकिन जो आपको डेप्रिसिएशन अलाउ होगा ना, वो उतना परसेंट ही अलाउ होगा जितना परसेंट एसेट आपने बिजनेस के लिए इस्तेमाल किया, जितना परसेंट एसेट आपने बिजनेस के लिए इस्तेमाल किया। भाई फॉर एग्जांपल ये लैपटॉप है, इससे मैं टीचिंग भी करता हूं और पर्सनली नेटफ्लिक्स पे मूवीज भी देखता हूं, तो मैं एक रेशियो कैलकुलेट करूंगा कि यार इस लैपटॉप को मैं 80% अपने टीचिंग के काम के लिए इस्तेमाल करता हूं, 20% पर्सनल नेटफ्लिक्स देखने के लिए इस्तेमाल करता हूं। अब ये लैपटॉप है लेट से 10 लाख रुपए का, तो इसका डेप्रिसिएशन आया 1.5 लाख रुपए, तो 1.5 लाख रुपए का 80% मैं इनकम फ्रॉम बिजनेस में माइनस करूंगा, 1.5 लाख रुपए का 20% मैं एक्सपेंस क्लेम नहीं कर सकता। लेकिन डेप्रिसिएशन कैलकुलेट तो नॉर्मल ही होगी, बस डेप्रिसिएशन का मैं 80-20 कर दूंगा। अच्छा, फिर यहां पर खास बात यह है, अगेन ये सवाल में समझ आएगी, थ्योरेटिकली तो इतनी अच्छी समझ नहीं आएगी, कि एक ऐसा डेप्रिशिएबल एसेट जिसको पार्शियली बिजनेस के लिए इस्तेमाल किया जाए, तो इसके डेप्रिसिएशन का वो पोर्शन जो कि अलाउ नहीं हुआ। क्यों अलाउ नहीं हुआ? क्योंकि वो पर्सनल पर्पस के लिए इस्तेमाल किया गया था। तो डेप्रिसिएशन का जितना अमाउंट अलाउ नहीं होगा ड्यू टू नॉन बिजनेस यूज, डिस्पोजल के वक्त आप इस डेप्रिसिएशन की अमाउंट से डब्ल्यूडीवी को बढ़ा दोगे। आप डिस्पोजल के वक्त इस डब्ल्यूडीवी की डेप्रिसिएशन की अमाउंट से डब्ल्यूडीवी को बढ़ा दोगे। छोटी सी एग्जांपल बताता हूं। भाई मेरे पास एक लैपटॉप है जिसको मैं 80% बिजनेस के लिए इस्तेमाल करता हूं, 20% पर्सनल के लिए इस्तेमाल करता हूं। ये मेरा बिजनेस यूज है, ये मेरा पर्सनल यूज है। इसकी कॉस्ट है लेट्स से 1 मिलियन और इसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है लेट्स से 6 लाख।
तो इसकी WDV कितनी आ गई, इसकी WDV आ गई 4 लाख। अब मैंने कल को ये लैपटॉप सेल कर दिया, लेट्स से मैंने लैपटॉप सेल किया 7 लाख का, तो मैं 7 लाख माइनस 4 लाख नहीं करूंगा, मैं 7 लाख माइनस 4 लाख नहीं करूंगा, मैं 4 लाख की WDV में ये जो 6 लाख का डेप्रिसिएशन है इसका 20% अलाउ नहीं हुआ था ना, तो मैं 6 लाख का 20% लूंगा, या 1/20। तो जितना डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं हुआ था, जितना डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं हुआ था ड्यू टू नॉन बिजनेस यूज, उतनी अमाउंट से अपने एसेट की WDV को बढ़ा दूंगा और फिर मेरे पास गेन और लॉस कैलकुलेट होगा, जो भी कैलकुलेट होगा। तो अगर एक डेप्रिशिएबल एसेट पार्शियली बिजनेस के लिए इस्तेमाल हो रहा है, कैलकुलेशन डेप्रिसिएशन की नॉर्मली करेंगे, लेकिन डेप्रिसिएशन में से सिर्फ प्रोपोर्शनल पार्ट हमें बिजनेस में अलाउ होगा, और डिस्पोजल ईयर में जो नॉन बिजनेस यूज की वजह से डेप्रिसिएशन डिसअलाउ हुआ था उसे हम WDV में ऐड कर देंगे, WDV में बढ़ा देंगे। देन लीज एसेट के हवाले से डेप्रिसिएशन, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि लीजिंग कंपनी की टैक्सेशन आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, क्योंकि लीजिंग कंपनी की टैक्सेशन ही आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, तो ये आप लोगों के लिए थियोरेटिकली तो बस देख ले, न्यूमेरिकली इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इस सेक्शन में सिंपली ये बात हो रही है कि एक लीजिंग कंपनी, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, एक लीजिंग कंपनी हो, एक मुदारबा हो, एक बैंक हो, या एक डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, अगर ये कोई एसेट लीज पे देते हैं तो इनकी जो रेंटल इनकम है वो इनकी इनकम फ्रॉम बिजनेस में टैक्स होती है, इनकी जो रेंटल इनकम है वो इनकम फ्रॉम बिजनेस में टैक्स होती है। तो अब उन एसेट्स का जो डेप्रिसिएशन है ना, उन लीज एसेट का जो डेप्रिसिएशन है ना, वो सिर्फ रेंटल इनकम से ही माइनस हो सकता है, वो बाकी बिजनेस इनकम से माइनस नहीं हो सकता। इन सेक्शंस के अंदर, इन पॉइंट्स के अंदर ये लिखा है कि अगर कोई लीज पे देता है एसेट, अगर कोई लीजिंग कंपनी, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कोई एसेट लीज पे देता है तो उससे रेंटल इनकम कमाएगा, रेंटल इनकम उसकी इनकम फ्रॉम बिजनेस होगी। अब उस लीज एसेट का जो डेप्रिसिएशन है ना वो सिर्फ रेंटल इनकम से ही माइनस हो सकता है, बाकी कोई और इनकम से, बाकी किसी और बिजनेस इनकम वगैरह से माइनस नहीं हो सकता। न्यूमेरिकली आपसे ये नहीं पूछेगा क्योंकि कंपनी की टैक्सेशन आपके कोर्स का पार्ट ही नहीं है। देन पैसेंजर ट्रांसपोर्ट व्हीकल नॉट अप्लाइंग फॉर हायर से पर्टेनिंग एक स्पेशल बात है कि अगर आप अपने बिजनेस के लिए कोई ऐसा व्हीकल लेते हो जो कि नॉट अप्लाइंग फॉर हायर है। सर नॉट अप्लाइंग फॉर हायर का मतलब है कि वो व्हीकल जो कि कमर्शियल पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा, वो व्हीकल जो कि कमर्शियल पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा। एक बात याद रखना, इस पे तुम्हें इनिशियल अलाउंस नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि व्हीकल प्लाइंग फॉर हायर एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट होता है, व्हीकल प्लाइंग फॉर हायर एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट होता है। अगर व्हीकल नॉट प्लाइंग फॉर हायर है तो ये एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट नहीं है, इस पे तुम्हें इनिशियल अलाउंस अलाउ नहीं होगा। यहां पर ये बात हो रही है कि अगर आपने व्हीकल नॉट प्लाइंग फॉर हायर अपने बिजनेस के लिए खरीदा और उसकी एक्चुअल कॉस्ट 7.5 मिलियन से ज्यादा है, 75 लाख से ज्यादा है, तो अब आप इसकी कॉस्ट को 75 लाख पे 7.5 मिलियन पे रिस्ट्रिक्ट कर दोगे। यानी कि अगर इसकी कॉस्ट 7.5 मिलियन से कम है तो फिर तो कोई मसला नहीं है, एक्चुअल कॉस्ट ले लें। लेकिन अगर इसकी कॉस्ट 7.5 मिलियन से ज्यादा है तो फिर हम इसकी कॉस्ट को 7.5 मिलियन पे रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। इसको आप सिंपल इक्वेशन की फॉर्म में यूं कर सकते हैं कि व्हीकल नॉट अप्लाइंग फॉर हायर की कॉस्ट क्या होगी, लोअर ऑफ एक्चुअल कॉस्ट और 7.5 मिलियन। अगर एक्चुअल कॉस्ट 7.5 मिलियन से ज्यादा है तो 7.5 मिलियन कॉस्ट बन जाएगी, और अगर एक्चुअल कॉस्ट 7.5 मिलियन से कम है तो फिर एक्चुअल कॉस्ट ही कॉस्ट बन जाएगी। फिर आगे कहता है एक ऐसा व्हीकल जो कि नॉट अप्लाइंग फॉर हायर है, जिसकी कॉस्ट को आपने 7.5 मिलियन तक रिस्ट्रिक्ट किया, कभी ना कभी फ्यूचर में तुम इसको बेचते हो, कभी ना कभी तुम फ्यूचर में इसे बेचते हो, तो इसकी डिस्पोजल पे जो कंसिडरेशन कैलकुलेट होगी वो इस फॉर्मूला के तहत कैलकुलेट होगी। इसकी डिस्पोजल पे जब गेन और लॉस कैलकुलेट करना होगा तो गेन और लॉस के लिए जो कंसिडरेशन कैलकुलेट होगी वो इस फॉर्मूला के तहत कैलकुलेट होगी। क्या फॉर्मूला है सर? सर हम एक्चुअल कंसिडरेशन लेंगे, इसे 7.5 मिलियन से मल्टीप्लाई करके एक्चुअल कॉस्ट से डिवाइड कर देंगे, इसे 7.5 मिलियन से मल्टीप्लाई करके एक्चुअल कॉस्ट से डिवाइड कर देंगे। देखो मैथमेटिकली बताता हूं लॉजिक क्या है। फॉर एग्जांपल कि हमने 10 मिलियन का एक व्हीकल खरीदा, 7.5 मिलियन पे डिस्ट्रिक्ट किया तो इसकी कॉस्ट कितनी हो गई, 7.5 मिलियन। इसकी लॉ की नजर में, टैक्स लॉ की नजर में कॉस्ट कितनी हो गई, 7.5 मिलियन। तो इसका मतलब है परसेंटेज टर्म में मैं यूं कहूं कि 25% कॉस्ट डिसरिगार्ड हो गई, 25% कॉस्ट डिसरिगार्ड हो गई। 10 मिलियन में से 2.5 मिलियन डिसरिगार्ड हो गए तो 25% कॉस्ट डिसरिगार्ड हो गई। अब कल को ये व्हीकल मैं सेल करता हूं, लेट्स से
15 मिलियन का, तो गेन और लॉस कैलकुलेट करने के लिए भी क्या किया जाता है, इफेक्टिवली 7.5 मिलियन डिवाइडेड बाय 10 मिलियन, इस कंसिडरेशन को भी रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा। तो अगर मैं 15 मिलियन को 7.5 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 10 करूं तो ये कितना आएगा, 11.25। अब ये 11.25 तो इस इक्वेशन के तहत आ गया, लेकिन इसकी लॉजिक क्या है सर, इसकी लॉजिक ये है कि वो 15 मिलियन में से जो 25% कॉस्ट डिसरिगार्ड हुई थी ना, तो 25% कंसिडरेशन भी डिसरिगार्ड हो रही है। अगर आप 15 मिलियन को 1 माइनस 25% करेंगे, यानी कि 15 मिलियन इंटू 0.75 करेंगे, तो ये भी 11.25 ही आएगा। तो जितना परसेंट कॉस्ट डिसरिगार्ड हो जाती है डिस्पोजल के वक्त, उतना परसेंट कंसिडरेशन भी डिसरिगार्ड करवा दी जाती है। देखिए, अगर आपकी कॉस्ट ही 7.5 मिलियन से कम है, अगर आपने व्हीकल नॉट अप्लाइंग फॉर हायर खरीदा और उसकी कॉस्ट ही 7.5 मिलियन से कम है, तो फिर तो आप ये पूरा सेक्शन ही भूल जाए। आप उसकी एक्चुअल कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन लेंगे और डिस्पोजल के वक्त भी गेन और लॉस भी एक्चुअल कैलकुलेट करेंगे, फिर आपको ये सेक्शन देखने की जरूरत ही नहीं है। देन डेप्रिशिएबल एसेट की डिस्पोजल पे, डेप्रिशिएबल एसेट की डिस्पोजल पे जो गेन या लॉस आएगा वो इनकम फ्रॉम बिजनेस में जाएगा। अगर गेन आता है तो वो इनकम फ्रॉम बिजनेस में चार्जेबल टैक्स होगा, अगर लॉस आता है तो वो लॉस एज अ डिडक्शन अलाउ हो जाएगा। रॉकेट साइंस बात नहीं है, लॉजिकल बात है। गेन आएगा तो इनकम फ्रॉम बिजनेस में टैक्सेबल हो जाएगा, लॉस आएगा तो एज अ डिडक्शन अलाउ हो जाएगा। लेकिन यहां पर भी दो यूनिक बातें हैं। अगर कोई इमोल प्रॉपर्टी जो कि डेप्रिशिएबल एसेट हो, अगर कोई इमोल प्रॉपर्टी जो कि डेप्रिशिएबल एसेट हो, क्या मतलब सर, अगर कोई बिल्डिंग है, क्योंकि बिल्डिंग ही डेप्रिशिएट हो सकती है ना, अगर कोई बिल्डिंग है और इसे आप बिजनेस के लिए यूज कर रहे हो, इसे आप बिजनेस के लिए यूज कर रहे हो, तो डेफिनेटली आप इसे डेप्रिशिएट कर रहे होगे। अगर कोई बिल्डिंग है और इसे बिजनेस के लिए यूज किया जा रहा है तो डेफिनेटली वो डेप्रिशिएट हो रहा होगा। अगर ये बिल्डिंग कल को बेच दी जाती है, कल को बेच दी जाती है और बेचने पे कंसीडरेशन कॉस्ट से ज्यादा बन जाती है, कंसीडरेशन कॉस्ट से ज्यादा आती है, तो होगा ये कि हम कंसीडरेशन को ही कॉस्ट मान लेंगे, हम कंसीडरेशन को ही कॉस्ट मान लेंगे। अभी लिखा हुआ थोड़ा टेक्निकल है, लेकिन लबे लबाब समरी ये है कि अगर कोई इमोल प्रॉपर्टी डेप्रिशिएबल एसेट है, और ये कब होगा, जब कोई बिल्डिंग बिजनेस के लिए इस्तेमाल किया जाए और कल को उसको बेच दें एट अ कंसीडरेशन मोर देन कॉस्ट, तो हम इसकी कंसीडरेशन को ही कॉस्ट मान लेंगे। अच्छा, इसका नतीजा ये निकलता है कि जो आपका गेन कैलकुलेट होता है ना, वो इतना ही होता है जितना डेप्रिसिएशन प्रीवियसली अलाउ हुआ था। इस प्रॉपर्टी पे जितना डेप्रिसिएशन हमें प्रीवियसली अलाउ हुआ था, हमारा गेन उतना ही कैलकुलेट होगा। ये बात मैंने यहां लिखी है कि गेन ऑन डिस्पोजल शैल बी इक्वल टू द डेप्रिसिएशन प्रीवियसली अलाउड। इसी तरीके से अगर कोई डेप्रिशिएबल एसेट पाकिस्तान से बाहर एक्सपोर्ट किया जा रहा है, पाकिस्तान से बाहर ट्रांसफर किया जा रहा है, पाकिस्तान से बाहर एक्सपोर्ट किया जाए, पाकिस्तान से बाहर ट्रांसफर किया जाए, तो इस केस में हम एक्चुअल कंसीडरेशन को डिसरिगार्ड कर देंगे, अगेन कॉस्ट को ही कंसीडरेशन बना देंगे। और जब कॉस्ट को ही कंसीडरेशन बना दोगे तो अगेन होगा ये कि गेन डेप्रिसिएशन अलाउड के बराबर आएगा। गेन विल बी इक्वल टू डेप्रिसिएशन प्रीवियसली अलाउड। सर, इसका फायदा यह है कि लॉ मेकर आपको बेनिफिट दे रहा है, कि आपसे वो कोई एक्सेस गेन टैक्स नहीं करवा रहा, सिर्फ उतना ही गेन टैक्स करवा रहा है जितना डेप्रिसिएशन उसने प्रीवियसली अलाउ करवाया था। क्या ये बातें समझ आती है? मैं देन इसके बाद हमारे पास डेप्रिसिएशन के बाद अगला इंपॉर्टेंट सेक्शन है, दैट इज इंटेंजिबल। जिस तरह से आपने एफएआर के अंदर डेप्रिशिएबल एसेट, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट के लिए IAS 16 पढ़ा है और इंटेंजिबल एसेट के लिए IAS 38 पढ़ा है, इसी तरह टैक्स लॉ में भी डेप्रिशिएबल एसेट और इंटेंजिबल के लिए अलग अलग सेक्शन है। डेप्रिसिएशन के सेक्शन में टेंजिबल एसेट्स की डेप्रिसिएशन की बात होती है, इंटेंजिबल के सेक्शन में इंटेंजिबल एसेट की अमोर्टाइजेशन की बात होगी। साथ फिक्र ना करो, उस पर सवाल आएगा तो सवाल में कवर कर दूंगा वो। अब अगर कोई इंटेंजिबल एसेट आप जानते हैं क्या होता है, कोई भी एसेट जिसकी फिजिकल सब्सटेंस ना हो, फिर चाहे वो कोई पेटेंट हो, कोई कॉपीराइट हो, कोई फ्रेंचाइज हो, कोई लाइसेंस हो, कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो, कोई भी हो। अगर आप कोई इंटेंजिबल एसेट बिजनेस के लिए इस्तेमाल करते हो
तो आपको इस इंटेंजिबल पे अमोर्टाइजेशन डिडक्शन अलाउ होगी, आपको इस इंटेंजिबल पे अमोर्टाइजेशन डिडक्शन अलाउ होगी। लेकिन अमोर्टाइजेशन के लिए रूल्स क्या है सर? अमोर्टाइजेशन के लिए रूल्स ये हैं कि अमोर्टाइजेशन क्लेम किया जाएगा स्ट्रेट लाइन मेथड पे। स्ट्रेट लाइन मेथड का मतलब है कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। बस ये इंटेंजिबल को रिवाइज करवाने के बाद मैं ऑफ कर रहा हूं, बाकी जो सेक्शंस रह जाएंगे वो हम कल रिवाइज करेंगे। इंटेंजिबल अलाउ होगा स्ट्रेट लाइन मेथड पे। स्ट्रेट लाइन मेथड का मतलब है कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। अब अगर इंटेंजिबल की यूजफुल लाइफ अवेलेबल है तो हम अवेलेबल यूजफुल लाइफ लेंगे, लेकिन अगर इंटेंजिबल की यूजफुल लाइफ अवेलेबल ना हो तो 15 साल अज्यूम कर लेंगे, 15 साल अज्यूम कर लेंगे। जो लास्ट अटेम्प्ट वाले स्टूडेंट है वो ध्यान रखें, पहले यहां पर 25 ईयर्स था, पहले यहां पर 25 ईयर अज्यूम किया जाता था। ये इस दफा लॉ में चेंज आया कि उसकी लाइफ को 25 साल नहीं 15 साल समझा जाएगा। तो स्ट्रेट लाइन कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ, अगर यूजफुल लाइफ है तो एक्चुअल ले लेना, अगर यूजफुल लाइफ ना हो तो फिर 15 साल ले लेना। अच्छा, पॉलिसी क्या है यहाँ पे थोड़ी यूनिक पॉलिसी है। प्रोपोर्शनेट नंबर ऑफ डेज अमोर्टाइजेशन इन द फर्स्ट ईयर एंड नो अमोर्टाइजेशन इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल। पहले साल तुम नंबर ऑफ डेज की बेसिस पे अमोर्टाइजेशन कैलकुलेट करोगे, लेकिन डिस्पोजल ईयर में कोई अमोर्टाइजेशन क्लेम नहीं करोगे। डिस्पोजल ईयर में कोई अमोर्टाइजेशन क्लेम नहीं करोगे। थ्योरी पे आता है तो इंटेंजिबल के केस में अमोर्टाइजेशन कैलकुलेट होगी कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। अगर यूजफुल लाइफ अवेलेबल ना हो तो इसे 15 साल मान लिया जाएगा, और पहले साल हम नंबर ऑफ डेज डिवाइडेड बाय 365 करेंगे। अच्छा, इंटेंजिबल अगर अवेलेबल फॉर यूज है तो अवेलेबल फॉर यूज का भी मतलब है कि उस पर अमोर्टाइजेशन कैलकुलेट होगी। अगर कोई इंटेंजिबल अवेलेबल फॉर यूज हो और आपने यूज ना किया तो इस पर अमोर्टाइजेशन स्टार्ट होगी, जैसे हम I16 I38 में करते हैं। इंटेंजिबल एसेट को भी अगर बिजनेस के लिए पार्शियली इस्तेमाल किया जाए तो कैलकुलेशन तो सारी वैसे ही होगी, बस जो अमोर्टाइजेशन आपने कैलकुलेट की इसका फेयर प्रोपोर्शनल पार्ट हमें अलाउ होगा, बाकी पार्ट डिसअलाउ हो जाएगा। भाई अगर मेरे पास कोई सॉफ्टवेयर है, मैं 50% बिजनेस के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, 50% पर्सनल कामों के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो जो इन कॉस्ट की अमोर्टाइजेशन है वो भी 50% अलाउ होगी। अच्छा, जो डेप्रिसिएशन के सेक्शन में मैंने एक यूनिक बात बताई ना कि जब एक पार्शियल बिजनेस यूज वाला डेप्रिशिएबल एसेट बेचा जाए तो जितना डेप्रिसिएशन डिसअलाउ हो उसको कॉस्ट में ऐड कर देना, उसको डब्ल्यूडीवी में ऐड कर देना। ऐसा कोई काम अमोर्टाइजेशन के केस में नहीं करना, ऐसा कोई काम अमोर्टाइजेशन के केस में नहीं करना है। अमोर्टाइजेशन के केस में हम नॉर्मल कैरिंग अमाउंट ही लेंगे, यही टैक्स कैरिंग अमाउंट ही लेंगे, टैक्स डब्ल्यूडीवी लेंगे। तो डिस्पोजल के वक्त हम एक्चुअल डब्ल्यूडीवी कैलकुलेट करेंगे और गेन और लॉस कैलकुलेट कर रहे होंगे। इंटेंजिबल के केस में भी डिस्पोजल ईयर में हमें अमोर्टाइजेशन अलाउ नहीं होगी। डिस्पोजल पे अगर गेन आएगा तो गेन इनकम फ्रॉम बिजनेस में टैक्स हो जाएगा, और डिस्पोजल पे अगर लॉस आएगा तो लॉस को हम एज अ डिडक्शन क्लेम कर रहे होंगे। तो यहां तक हमने आई गेस ऑन एन एवरेज तकरीबन 60 to 70% इनकम फ्रॉम बिजनेस के प्रोविजंस रिवाइज किए हैं। अब छोटी छोटी चीजें हमारे पास थ्योरेटिकली रिवाइज होने की रहती है, दैट इज प्री कमिटमेंट एक्सपेंडिचर, साइंटिफिक रिसर्च, एम्प्लॉय ट्रेनिंग एंड फैसिलिटीज, प्रॉफिट ऑन डेट एंड बैड डेट। ये छोटे छोटे सेक्शंस हैं और एक स्पेकुलेशन बिजनेस का एरिया रहता है। लेकिन आज हमारा टाइम ओवर हो गया है, तो आज के सेशन को हम यहीं तक रखते हैं। कल हम शुरू के हार्डली आधे पौने घंटे में इनकम फ्रॉम बिजनेस का कॉन्सेप्चुअल रिवीजन कंप्लीट कर लेंगे और 3 से 4 इनकम फ्रॉम बिजनेस के तगड़े कॉन्सेप्चुअल सवालों को सॉल्व कर रहे होंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आज की डिस्कशन आप लोगों के लिए फ्रूटफुल रही होगी, चीजें आप लोगों को समझ आई होगी। कल इंशाल्लाह आप लोगों से सेम टाइम पे मुलाकात होगी। कल इनकम फ्रॉम बिजनेस का जो रिमेनिंग कॉन्सेप्चुअल एरिया है पहले वो कवर करेंगे, और फिर इनकम फ्रॉम बिजनेस के न्यूमेरिकल्स, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, पास पेपर के क्वेश्चंस वगैरह कवर करेंगे। ऑफिशियली हमारे सेशन ऑफ हो गया है, लेकिन अगर आपका कोई सवाल है तो मैं यहाँ पे 5-10 मिनट मौजूद हूँ।